हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम लेबर लॉ का कंप्लीट रिवीजन सेशन करेंगे। हम लेबर लॉ में क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको पूरे एक्ट बता देता हूँ। पहले स्टार्टिंग में ही हम इस लेबर लॉ के रिवीजन सेशन में पहले तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सारे प्रोविज़न, इस एक्ट की स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर इस एक्ट के बेस प्रोविजंस क्या हैं, स्ट्राइक क्या है, लॉकआउट क्या है, लीगल स्ट्राइक क्या है, इलीगल स्ट्राइक क्या है, ट्रेंचमेंट क्या है, क्लोजर क्या है, ट्रांसफ़र क्या है, सारा कुछ इस एक्ट के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे इस रिवीजन सेशन में। लेबर लॉ के इस रिवीजन सेशन में हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सिवा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके प्रोविज़न क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेस क्या होते हैं, सारा कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसी रिवीजन सेशन में हम लोग जो है तीसरा एक्ट जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, MBA मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके पूरे प्रोविज़न, इंपॉर्टेंट प्रोविज़न क्या क्या आएगा उसमें सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसमें इसी रिवीजन सेशन में हम लोग जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसको एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट भी कहा जाता है। क्या क्या अमेंडमेंट हुई, रिसेंट अमेंडमेंट क्या हुई है, पहले क्या प्रोविज़न थे, अब क्या प्रोविज़न है, क्योंकि ये सभी एक्ट्स में रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है कुछ ना कुछ। तो क्या रिसेंट अमेंडमेंट है, क्या रिसेंट ट्रेंड है, प्रेजेंट प्रोविज़न क्या है, सारा डिस्कस करेंगे। इसी रिवीजन सेशन में हम लोग जो हैं वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके सारे प्रोविज़न को अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या प्रोविज़न है क्या नहीं, सारा कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। इसी रिवीजन सेशन में हम लोग जो है वो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो PF वाला एक्ट है इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो गाइज मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आपको कि अगर आपको ये सारा कुछ पढ़ना है तो ये पूरा रिवीजन सेशन आपको देखना पड़ेगा हमारा। लेकिन मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ कि जो मैं आपको वीडियो या यूट्यूब में आप देख रहे हो इसमें ये सारे के सारे एक्ट कवर नहीं होंगे, इवन इसमें एक भी एक्ट कंप्लीट कवर नहीं होगा। मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं सर अगर आपने कम पढ़ाना था, पहले कम टॉपिक करवाने थे, पहले बता देना था। मैंने पहले एक बार मुस्लिम लॉ की वीडियो डाली थी तो उस मुस्लिम लॉ की वीडियो में काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर पहले स्टार्टिंग में बता दिया करो। तो मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ ये सारे एक्ट आपको फ्री सेशन में नहीं मिलेंगे। अगर ये सारे एक्ट रिवीजन सेशन में चाहिए आपको तो हमारे पास पेड रिवीजन सेशन है जो आपको पेड मिलेगा। आप पे करोगे अमाउंट उस रिवीजन सेशन की, आपको सारा का सारा रिवीजन सेशन मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको जो है वो नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स भी लेना चाहते हैं तो आपको हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 9816492276, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। दूसरा व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है 9816634276। इसको आपने इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं और ये जितने भी एक्ट हैं इनको आप हमसे परचेज कर सकते हैं, इनके रिवीजन सेशन आप हमसे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कुल मिला के ये 6 एक्ट हैं जो हम डिस्कस करेंगे अपने रिवीजन सेशन में। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का रिवीजन सेशन शुरू करते हैं। मैं फिर स्टार्टिंग में बता रहा हूँ ये एक्ट सभी के सभी कवर नहीं है, एक दो एक्ट के कुछ प्रोविज़न कवर किए हैं मैंने। बाकी सारा का सारा रिवीजन सेशन जो है वो आप पेड है, वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का रिवीजन सेशन शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में आने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा। वो जनरली लेबर लॉ के ऊपर इंट्रोडक्शन है। कोई भी एक्ट आता है वो आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, इस एक्ट में भी लिख सकते हैं, कोई भी इस एक्ट का क्वेश्चन आता है तो गाइस हुआ क्या, मैं बात करूंगा 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी की बात करूंगा मैं। तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ, एक जूरिस्प्रूडेंस की नई ब्रांच बहुत ज़्यादा डेवलप हुई जिसका नाम था इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस। In the 20th century, a new branch of the jurisprudence was developed known as the industrial jurisprudence.
ये जो इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस है इसकी डेवलपमेंट क्यों हुई? इसकी डेवलपमेंट होने का मेन पर्पस था टू मेंटेन द पीस बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई। इसका मेन पर्पस क्या था कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं, जो एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर जो कंपनी का कोई एम्प्लॉयर है, फैक्ट्री का एम्प्लॉयर है, इंडस्ट्री का एम्प्लॉयर है, वो और जो एम्प्लॉई हैं वहां पे काम करने वाले लोग हैं, जो उस कंपनी में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, जिनको एम्प्लॉइज कहा जाता है या वर्कमैन भी कहा जाता है, उनके बीच प्रॉपर एक मेंटेनेंस रहे, प्रॉपर एक पीस मेंटेन रहे। क्योंकि होता क्या था पुराने समय में, जो ये एम्प्लॉयर थे वो एम्प्लॉइज का बहुत ज्यादा शोषण करते थे, इनसे बहुत ज्यादा काम करवाते थे, पैसा कम देते थे, इनको पैसा देने का कोई फिक्स टाइम नहीं था, 3 महीने काम करवाते थे, पैसा नहीं देते थे, बड़ा लेट पैसा देते थे, या जो काम किया हो उसके लिए बड़ा कम पैसा देते थे। तो इन एम्प्लॉइज को का शोषण ना हो और इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए इंडस्ट्रियल लॉ डेवलप हुआ, लेबर लॉ डेवलप हुआ, जो लेबर को प्रोटेक्शन देता है। ऐसा मत समझना कि जो लेबर लॉ है वो केवल एम्प्लॉइज को ही प्रोटेक्ट करता है, वो एम्प्लॉयर को भी प्रोटेक्ट करता है, एम्प्लॉयर की प्रोटेक्शन की बात भी करता है। वो सारा कुछ हम जब आगे एक्ट पढ़ेंगे वहां हम डिस्कस करेंगे और आपको बड़े अच्छे से समझाएगा। तो जनरली आपको समझ आ गया कि जो इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ वो इसी के लिए डेवलप हुआ कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं उनके बीच पीस मेंटेन रहे, वो अच्छे से काम करे, एम्प्लॉई का शोषण ना हो, किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। पुराने समय में जब लेबर लॉ बनना शुरू हुए थे, तो जब वो बनना कब शुरू हुए थे? अंग्रेजों के टाइम पे, जब ब्रिटिशर्स राज था हमारी कंट्री में, ब्रिटिशर्स थे, उस टाइम पे लेबर लॉ बनना शुरू हुए। पहले लेबर लॉ ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। तो ब्रिटिशर्स ने जब लेबर लॉ बनाए स्टूडेंट्स, तो मजे की बात बताना चाहूंगा, उन्होंने तो अपने फायदे के लिए बनाए थे। जो भी ब्रिटिशर्स एम्प्लॉयर थे, आपको पता है पहले हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, तो अंग्रेज लोग एम्प्लॉयर होते थे और हम लोग लेबरर होते थे, इंडियन वहां लेबरर के रूप में काम करते थे। तो लेबर लॉ क्यों बनाए गए? कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, उनको फायदा हो, एम्प्लॉयर को फायदा हो। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो लेबर लॉ बनाए गए थे वो एम्प्लॉयर के लिए फायदे के लिए बनाए तो गए थे, पर वो एम्प्लॉइज को फायदा देने लग पड़े, एम्प्लॉइज को बेनिफिट देने लग पड़े। आज के टाइम पे जितने भी लेबर लॉ हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ बने हुए हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का हो, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो, चाहे वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो, वो सभी जो एक्ट हैं वो इंप्लॉइज को बहुत ज्यादा फायदा देते हैं, लेबर क्लास के लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं। वो आपको आगे पता चलता जाएगा। ये एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन थी। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पास हुआ, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्यों ये पास हुआ, इसके उद्देश्य क्या हैं पास करने के। हाँ जी गाइज, तो जो मेन क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला वो ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पास हुआ है, तो इसके पास होने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, उद्देश्य की बात करूं, तो गाइस देखो नाम से लग रहा पड़ता इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मतलब इंडस्ट्री में जब भी कोई डिस्प्यूट होगा उस डिस्प्यूट को सोल्व आउट करने के लिए ये एक्ट पास हुआ है। तो सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो यही है, टू सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? टू सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो किस किसके बीच हो सकता है? वो एक इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के बीच हो सकता है, जो काम पे रख रहा है उसका और काम पे रखने वाले व्यक्ति के बीच कोई डिस्प्यूट, विवाद हो सकता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। दूसरा वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच भी हो सकता है। एक इंडस्ट्री में 2 एम्प्लॉयर हैं, 5 एम्प्लॉयर हैं, तो एम्प्लॉयर के बीच डिस्प्यूट पैदा हो गया, तो उसको भी सोल्व आउट करता है ये एक्ट। या फिर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो वर्कमैन मतलब एम्प्लॉई एंड वर्कमैन मतलब एंड एम्प्लॉई के बीच भी हो सकता है। वर्कमैन को एम्प्लॉई कहते हैं ना, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच भी हो सकता है। तो इन किसी के बीच भी कोई डिस्प्यूट पैदा होता है इंडस्ट्री में, चाहे वो वेजेस को लेकर हो, बोनस को लेकर हो, वर्किंग आवर को लेकर हो, काम करने की टाइम पीरियड को लेकर हो, किसी भी डिस्प्यूट को ये एक्ट सोल्व करता है। इस एक्ट का ये ऑब्जेक्टिव है।
दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट को पास करने का वो है टू इन्वेस्टिगेट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, टू इन्वेस्टिगेट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इस एक्ट का जो उद्देश्य है वो ये भी है कि इस एक्ट के अंदर ये बोलता है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट पैदा होता है, फिर चाहे वो डिस्प्यूट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच हुआ है, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच ही हो गया है, या फिर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय के बीच हो गया है, किसके बीच भी हुआ है, तो उस डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करना, उसकी जांच पड़ताल करना, किसकी गलती थी, किसने किया डिस्प्यूट, कौन जिम्मेवार है, यह एक्ट का उद्देश्य ये भी है, इसका पता करना भी है। तीसरा जो इस एक्ट का उद्देश्य है मेन, वो है टू प्रोवाइड द सोशल जस्टिस टू बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है इस एक्ट का। इस एक्ट का उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस टू बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। मतलब इस एक्ट का उद्देश्य क्या है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज को दोनों को जस्टिस मिले, सामाजिक न्याय मिले। ऐसा ना हो कि कभी भी एम्प्लॉयर, पहले क्या होता था, एम्प्लॉयर का जब मन करता था एम्प्लॉय को काम से निकाल देता था, जब मन करता था रख लेता था, तो एम्प्लॉय के साथ इनजस्टिस होता था। तो इस इनजस्टिस को रोकने के लिए ये एक्ट पास हुआ है। तो इस एक्ट का उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस टू एम्प्लॉय। वैसे ही पहले क्या होता था, कई बार एम्प्लॉयर के पास काम करते थे और फिर काम करते करते अपनी डिमांडें रख देते थे बहुत सारी, जैसे हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारे वेजेस बढ़ाओ, काम करने के घंटे कम कर दो। अगर एम्प्लॉयर बात नहीं मानता था तो हड़ताल पे चले जाते थे एम्प्लॉय कि हम काम ही नहीं करेंगे, तेरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो एम्प्लॉयर के साथ भी गलत होता था कि बार बार एम्प्लॉइज हड़ताल में, स्ट्राइक में जाने की धमकी देते थे, स्ट्राइक पे चले जाते थे, नुकसान बड़ा होता था। तो इसको भी एक्ट रोकता है। तो इस एक्ट का पर्पस है कि दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को प्रॉपर जस्टिस मिले, गलत किसी के साथ ना हो। चौथा जो इस एक्ट का उद्देश्य है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है टू मेंटेन द पीस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, टू मेंटेन द पीसफुल रिलेशनशिप या पीसफुल एटमॉस्फेयर, टू मेंटेन द पीसफुल एटमॉस्फेयर। तो इस एक्ट का उद्देश्य ये भी है कि एक इंडस्ट्री में, कंपनी में, फैक्ट्री में जहां भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मिलकर काम कर रहे हैं तो वहां पीस बना रहे, वहां पे शांति बनी रही, लड़ाई ना हो किसी प्रकार की। गाइस आपको पता ही है किसी भी देश को डेवलप्ड करना है तो उस देश की इकोनॉमिक जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जितना इंडस्ट्री ग्रो करेगी उतनी इकोनॉमी ग्रो करेगी, देश ग्रो करेगा। पर अगर मान लो एक इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, कंपनियां हैं, वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय लड़े जा रहे हैं, बहस किए जा रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे, उत्पादन नहीं कर पा रहे, तो क्या देश डेवलपमेंट करेगा? तो इसी वाद विवाद को रोकने के लिए, डिस्प्यूट को रोकने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पास हुआ है। तो इस एक्ट का उद्देश्य क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटलमेंट करना, सेटल डाउन करना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट भी करना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जो कोई भी इंडस्ट्री है वहां पे दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सोशल जस्टिस देना और उनके बीच पीसफुल एटमॉस्फेयर रहे इंडस्ट्री में, ये एक्ट ये चाहता है, ये इसका उद्देश्य है। ये तो गाइस हमारे हो गए उद्देश्य। लेकिन एक लैंडमार्क केस लो है जो मैं लिखूंगा भी यहां पे, उस केस लो में सुप्रीम कोर्ट ने 2, 4, 5 और भी उद्देश्य दिए थे इस एक्ट के, वो भी हम यहां पे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं अब क्या करूंगा, मैं पहले लिख लूंगा क्योंकि मैं साथ साथ में लिख रहा हूं तो बहुत टाइम लग रहा है और सेशन बहुत लंबा चल जाएगा, इसलिए मैं पहले लिख लूंगा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ में, जैसे ठीक रहेगा ना। तो गाइज ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये जो केस है वर्कमैन ऑफ दीमाकुची टी स्टेट वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ दीमाकुची टी स्टेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंडस्ट्रियल एंड डिस्प्यूट एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण कुछ ऑब्जेक्टिव बताए थे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस एक्ट को पास करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इस एक्ट का पास करने का? प्रमोट गुड रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये एक्ट का पर्पस है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बने, अच्छा संबंध डेवलप हो। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस एक्ट को पास करने का मेन पर्पस है टू इन्वेस्टिगेट एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी, क्यों हुआ है जैसे कि मैंने पहले बताया, प्लस उसको सेटल डाउन करना, यह भी इस एक्ट का पास है, इस एक्ट का पर्पस है, उद्देश्य है। तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस एक्ट का उद्देश्य जो है वो है
प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट। ये एक्ट का उद्देश्य ये भी है कि जो इलीगल स्ट्राइक है वो ना हो, उसको रोकना। इलीगल स्ट्राइक को ये एक्ट रोकता है, प्लस इलीगल लॉकआउट को भी रोकता है। स्टूडेंट्स यहां पे एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जो स्ट्राइक है वो हमेशा वर्कमैन करते हैं, तो वर्कमैन गलत तरीके से स्ट्राइक ना करें, इलीगल स्ट्राइक ना करें, इसे रोकना इस एक्ट का उद्देश्य है, मतलब प्रिवेंट करना, रोकना। प्लस जो वर्कमैन है वो जो लॉकआउट है वो हमेशा एम्प्लॉयर करता है, तो एम्प्लॉयर भी गलत तरीके से लॉकआउट ना करे, इस एक्ट का ये भी पर्पस है। स्टूडेंट हो सकता है आपको लग रहा होगा कि सर इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट अच्छे से समझना है, तो अभी मैं करवाऊंगा, आगे आपके सिलेबस में है, एक्ट में है, अच्छे से सारा समझा जाएगा क्या होता है ये। वैसे ही इस एक्ट का एक उद्देश्य क्या है, कंपनसेशन, टू प्रोवाइड द कंपनसेशन, टू गिव द कंपनसेशन और रिलीफ टू वर्कमैन इन केस ऑफ ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। तो मतलब ये एक्ट बोलता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर, याद रखना जो ले ऑफ है और रिट्रेंचमेंट है वो हमेशा एम्प्लॉयर करता है, तो अगर कोई भी एम्प्लॉयर ले ऑफ कर रहा है या रिट्रेंचमेंट कर रहा है उसके एम्प्लॉइज की, तो एम्प्लॉइज को कंपनसेशन मिले, रिलीफ मिले, ये भी इस एक्ट का उद्देश्य है। मतलब ये एक्ट बोलता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर देता है, रिट्रेंच कर देता है, तो उनकी ड्यूटी या एम्प्लॉयर की कि वो अपने एम्प्लॉय को कंपनसेट करे, रिलीफ दे, ये भी इस एक्ट का उद्देश्य है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं। और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने, अब आपको लग रहा होगा सर ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या है, मैं आज ही करवाऊंगा, आगे आपके सिलेबस में है, तब आपको सारा क्लियर अच्छे से समझ हो जाएगा। ये एक एक टॉपिक अच्छे से करना हमने। आगे बात आती है, जो लास्ट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो है प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो इस एक्ट का एक उद्देश्य ये भी है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं वो कलेक्टिवली मिलजुल कर प्रॉपर बार्गेनिंग करें। बार्गेनिंग करना क्या होता है, कम ज़्यादा करना। तो मान लो कोई एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉयर को बोलता है कि मेरे वेजेस आप 400 से बढ़ाकर 500 कर दो। एम्प्लॉयर जो है वो बोलता है मैं 500 नहीं करता, मैं 450 कर देता हूँ, बार्गेनिंग हो रही है। तो ये एक्ट प्रमोट करता है कि करो आप बार्गेनिंग, पर आप डिस्प्यूट मत लेकर आओ, सेटल डाउन करो डिस्प्यूट को, चाहे बार्गेनिंग कर लो। तो ये एक्ट का उद्देश्य क्या है, प्रमोट द कलेक्टिव बार्गेनिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, जो आपस में बार्गेनिंग करें, मोल भाव करें, पर डिस्प्यूट ना करें। तो ये सारे हो गए इस एक्ट के उद्देश्य। अब आपको मैं स्कोप भी यही बता देता हूं, स्कोप के लंबा चौड़ा कुछ नहीं है कि इस एक्ट की स्कोप क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका एक्ट का दायरा क्या है। तो स्कोप बड़ी सिंपल है। पहले तो आप ये बात याद कर लो कि ये जो एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इट वाज केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1947। ये एक्ट इनफोर्स हो गया, फोर्स में आ गया। दूसरी बात क्या है कि दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। जितने भी इंडिया में इंडस्ट्रीज हैं उन सभी के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, ये इसकी स्कोप है। अब हम पढ़ेंगे इसका फीचर्स क्या है, इस एक्ट की मेन फीचर्स क्या, विशेषताएं क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण एक्ट है। अगर मैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात करूं तो स्टूडेंट्स आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये एक्ट कहीं ना कहीं पेमेंट से डील करता है। जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट करते हैं उससे ये एक्ट डील करता है। पुराने समय में क्या होता था, जब हम लोग अंग्रेजों के अंडर काम करते थे, अधीन थे अंग्रेजों के, तो होता क्या था कि जो एम्प्लॉयर होते थे वो एम्प्लॉइज को टाइम से पेमेंट नहीं देते थे। उनके अंडर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, तो 6-6 महीने काम करने के बाद उनको कुछ पेमेंट मिलती थी। पेमेंट का बड़ा मुद्दा था। कई बार क्या होता था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से काम करवा लेता था, बहुत सारा काम करवा लेता था, और जब पेमेंट की बारी आती थी तो पेमेंट के टाइम पे नखरे करता था, कम पेमेंट देता था। ऐसे ही बिना मतलब की पेमेंट में से, मान लो उसकी पेमेंट 100 रुपये बनी है तो 20, 25, 50 रुपये ऐसे ही काट लिए जाते थे कि आपने ये नहीं किया, आपने टाइम से नहीं काम किया, कुछ भी। मतलब पेमेंट को लेकर बड़े इशू थे। जो एम्प्लॉयर था, जो पुराने समय में एम्प्लॉयर होते थे, वो क्या करते थे कि वो एम्प्लॉइज को पेमेंट की कोई फिक्स डेट नहीं बताते थे कि हम आपको इतने टाइम पे पेमेंट दे देंगे। आज मान लो 4 महीने के बाद पेमेंट मिली है, अब आगे पता नहीं 10 महीने के बाद मिलेगी या मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई पता ही नहीं था। तो इन प्रॉब्लम्स को, इन जितनी भी समस्याओं को, इनका समाधान करने के लिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 पास हुआ।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये एक्ट पास हुआ तो इससे पहले कभी स्टेप नहीं उठाए गए या कभी कोशिश ही नहीं की गई पेमेंट के मसलों को हल करने के लिए। तो इससे पहले भी कोशिशें की गई कि पेमेंट के मसले हल हो जाए। सबसे पहले क्या हुआ था, वीकली पेमेंट बिल पास हुआ। वीकली पेमेंट बिल जिसमें यह था कि जो पेमेंट है वो वीकली दे दो, 7 दिन के बाद पेमेंट दे दो आप एम्प्लॉइज को। यह एक्ट पास हुआ कब हुआ, 1925 में एक बिल पास हुआ, वीकली पेमेंट बिल। लेकिन ये जो बिल था ये बड़ा कामयाब नहीं हो पाया और बड़ी जल्दी ये विदड्रॉ हो गया, ये वापिस ले लिया गया। 1925 के बाद क्या हुआ, एक इसी पेमेंट के मुद्दों को ठीक करने के लिए एक कमीशन का गठन किया गया, जिस कमीशन का नाम था रॉयल कमीशन। हुआ क्या, एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया। इसका पर्पस क्या था कि आप रिकमेंडेशन दो ताकि हम कोई एक्ट पास करें और पेमेंट का जो मेन मसला हो रहा है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को टाइमली पेमेंट नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे, काम करवा रहे हैं पैसा नहीं दे रहे, अनटाइमली पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट कर भी रहे हैं तो बहुत सारा पैसा काट के दे रहे हैं, बिना मतलब के फाइन लगा रहे हैं उनके ऊपर। तो इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए कोई एक्ट बनाओ। तो रॉयल कमीशन जो था इसने क्या किया, इसको गठित किया गया और इसने कुछ रिकमेंडेशनें दी। इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी, जैसे कि इसने बोला कि जो चिल्ड्रन है उनके ऊपर कभी भी फाइन इंपोज नहीं करना चाहिए। इसने बोला जो भी एम्प्लॉयर अनऑथराइज्ड डिडक्शन करता है, मतलब एक होती है ऑथराइज्ड डिडक्शन, डिडक्शन मतलब जो एम्प्लॉई है उसकी सैलरी उसकी वेजेस में से कुछ पैसा काट लेना। तो ऑथराइज्ड डिडक्शन किया जा सकता है, जैसे जो एम्प्लॉई है वो काम पे नहीं आ रहा, 4-5 दिन नहीं आया, तो एम्प्लॉयर उसकी सैलरी काट सकता है, वेजेस काट सकता है, डिडक्ट कर सकता है, यह ऑथराइज्ड डिडक्शन है। लेकिन कोई भी एम्प्लॉयर अनऑथराइज्ड डिडक्शन नहीं कर सकता। तो इस रॉयल कमीशन ने बोला कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर अनऑथराइज्ड डिडक्शन करता है, बिना मतलब के पैसे काटता है एम्प्लॉई की वेजेस में से, तो उसको पनिशमेंट होगी, उसको पनिश किया जाएगा। और हुआ क्या, जो रॉयल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, इसने और भी बहुत सारी रिकमेंडेशन दी, मैंने यहां पे 2 ही लिखी हैं। जो भी इसने रिकमेंडेशन दी इसी के बेस पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 पास हुआ है। जब इसने रिकमेंडेशन दी तो इसके रिकमेंडेशन के बेस पे 1933 में सबसे पहले जो था वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है 1933 में पास होने की कोशिश की गई, पास करने की कोशिश की गई। मतलब 1933 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया। बिल कहां किया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली में। आपको पता है कोई भी एक्ट बनाना हो पहले बिल पास होता है, फिर वो बिल जब प्रॉपर साइन हो जाए प्रेसिडेंट के तो वो एक्ट बन जाता है। उस टाइम पे गवर्नर जनरल होते थे, जब ये 1933 का टाइम था। तो हुआ क्या कि एक बिल जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने 1933 में, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, वो बिल एक्ट नहीं बन पाया, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होगी, वो डिसॉल्व होगी, उसका डिसोल्यूशन हो गया, वो भंग हो गई। लेकिन बाद में बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली 1936 में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 पास हो गया। और ये एक्ट कब फोर्स में आया इंडिया में प्रॉपरली, ये फोर्स आया 21 मार्च 1937 को। तो ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये सारा आपको नॉलेज लग गया पता कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट क्यों पास हुआ। अब हम पढ़ेंगे आगे कि इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है।